चलो भाई बातचीत नहीं, हाँ भाई बातचीत नहीं बोल दिया ना। चलो आईडी नोट करो, हाइड्रोकार्बन। चलिए हाइड्रोकार्बन की शुरुआत थोड़ी लेट से होगी। सबसे पहले हम रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। बैठो, चलो इधर देखो। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। अरे बातचीत नहीं करनी है भाई। अटैकिंग रिएजेंट लिखो। इसमें हमें दो पढ़ना है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स। चलिए देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। देखो भाई इधर सुनो, जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। ध्यान से देखो सब लोग। अच्छा आप लोगों को याद होगा, मैंने पढ़ाया भी था, थोड़ा बहुत बोला था। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर जिनका भी होगा उन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग है ना। इलेक्ट्रॉन्स को जो भी लव कर रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। चलिए लिखिएगा फटाफट इसके बारे में। जल्दी लिखेंगे। ये बोला जो ये लिख लो, उसके बाद सेकंड वर्ड लिखेंगे फटाफट। लिखेंगे इसमें, एक सेकेंड जल्दी लिखो। हाँ लिखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स आर, देखो आगे बाद में लिखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रोफाइल्स आर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल्स आर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। Electrophiles are neutral or positively charged species with an empty atomic orbitals. With an empty atomic orbitals. Atomic orbitals or low energy anti-bonding orbitals or low energy anti-bonding orbitals that can easily accept electrons ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें डेफिनेशन में जो चीजें लिखी गई हैं वो एंटीबॉन्डिंग वाली बातें जो है वो जब आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक तो क्लियर होगा। बाकी चीजें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए इधर सब लोग। हमें इतना पता है इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब वो होते हैं जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ले लें। किसी भी तरीके से कोई भी स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में लेता है तो उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या किसे कहते हैं? रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या समझ में आ गई बात ये? चलिए तो अब हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो लिखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट
जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, इधर पहले एक बात बताइए, किसी एटम पर पॉजिटिव कितने तरीके से आ सकता है? दो तरीके से। पहला, जो लोन पेयर डोनेट कर दे, दूसरा जब कोई अपना बॉन्ड तोड़ के चला जाए। ध्यान से सुनिए, लिखना बंद कर दीजिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। मान लीजिए बेटा ये H2O है, H2O के पास लोन पेयर है। अगर ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसी और को डोनेट किया तो मुझे बताइए ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? ठीक है, समझ में आई बात ये? अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं HBr लिख रहा हूँ और मैंने ये इंडिकेशन दिया तो बताइए इसमें जब HBr अलग होंगे तो H पर कौन सा चार्ज आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज दो तरीके से आता है। पहला तरीका ये होता है कि जो एटम है वो उसके बॉन्डेड तरफ इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाए तब, और दूसरा तरीका क्या है, जब कोई अपना लोन पेयर डोनेट करे तब। आप मुझे ये बताइए, जब ऑक्सीजन का लोन पेयर कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा तो उस समय उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा या इनकम्प्लीट रहेगा? बोलिए। अरे नहीं, जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो उस केस में ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे, उसमें ऑक्टेट में कोई दिक्कत आने वाली। लेकिन अगर किसी का कोई बॉन्ड लेके चला जाए तो उस समय उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा कि इनकम्प्लीट? मतलब उसका एक ऑर्बिटल खाली होगा या नहीं होगा? तो वो केस मैं बता रहा हूँ। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब, ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरी बात ये कि उसमें सबसे पहले कौन सी कैटेगरी वाले में लिखा है? जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो। पहले मुझे ये बताइए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या ऑक्टेट कंप्लीट होता है या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता? ये पता है आप लोगों को? तो जब भी बॉन्ड तोड़ के पॉजिटिव चार्ज बनेगा, समझ लीजिएगा वहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या समझ में आई बात? तो इसमें बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं, जैसे देखिए H+, D+, D+, ये कौन है? आइसोटोप है ना बेटा? कैसे बनेगा? हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? बोलिए। अब यहाँ एक बॉन्ड से यहाँ पे क्या है, बॉन्ड है या नहीं है? और इसका बॉन्ड कोई लेके चला गया है। उसी तरीके से जरा ध्यान से देखिए, मैंने मान लीजिए लिख दिया NO2+, ठीक है। उसी तरीके से मैंने लिख दिया NO+, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया R+। R+ क्या है बेटा? कार्बोकेटायन। R+ का मतलब कार्बोकेटायन। ऑक्टेट कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है? ये समझ में आ गई बात ये? तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज रहेंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अगर वो अपना बॉन्ड तोड़ के बने। अगर अपना बॉन्ड तोड़ के बने। क्या समझ में आई बात ये? उसी तरीके से जरा ध्यान से देखिए, देखिएगा मतलब भी। दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज में बेटा एक आते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं बेटा? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। फिर से बोलिए। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है AlCH3, ठीक है, फिर आता है FeCl3, फिर आ जाता है ZnCl2। क्या समझ में आ रही है बात बेटा ये? अरे हाँ यार ना, ये सब लुईस एसिड है। क्या है? फिर से बोलिए। लुईस एसिड का मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। क्या समझ में आ गई बात ये? अच्छा, उसी तरीके से लुईस एसिड का दूसरा एक और बताइए, ये क्या लिखा है मैंने, ये वाला कार्बन फ्री रेडिकल। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और याद आ रहा है क्या? तो ये भी क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल। ये भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेंगे या नहीं लेंगे? इसके अलावा और भी न्यूट्रल होंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ कार्बेन्स, और एक हो जाएगा नाइट्रिक्स। याद आ रहा है बेटा आप लोगों? तो ये सब के सब क्या है? रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं? क्या समझ में आई बात ये सब कौन हो गए बताइए? लुईस एसिड। कौन हो गए बेटा? लुईस एसिड। और यहाँ पर क्या बताया मैंने? कार्बन फ्री रेडिकल। ये क्या है? कार्बेन। और ये क्या है? नाइट्रिक्स। चलिए अब लिख सकते हैं फटाफट। ध्यान रखिएगा, हर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता।
चलिए देखिए, जल्दी से बातचीत बंद कीजिए बेटा। हाँ भाई, लिखिए सबने। चलिए, पहला कैटेगरी क्या था जिसपे ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। इन सबका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो होते हैं वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। सेकंड केस देखेंगे सब लोग ध्यान से। अभी तक नहीं लिखे फटाफट। चलो हटाओ मैं इसको। चलिए सब लोग ध्यान से देखें। सेकंड वाले में देखो ध्यान से, सबसे खतरनाक यही है, कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल्स। ध्यान से देखो, मतलब इनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट होता है फिर भी यह इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इनमें सबसे पहले टाइप से जो हो जाते हैं बेटा, वो आते हैं पोलर 5 बॉन्ड वाले। ध्यान से देखिए, पोलर 5 बॉन्ड पता है क्या? क्या होता है पोलर 5 बॉन्ड? जरा ध्यान से देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ में पोलर 5 बॉन्ड है या नहीं है? तो सी डबल बॉन्ड जहां जाएगा वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। कैसे होंगे सब लोग ध्यान से देखिए। क्या ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है? क्या कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है? ये 5 बॉन्ड तोड़ देंगे। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके कांटेक्ट में, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या कार्बन से रिएक्शन कर रहा होगा? तो क्या होगा, ये 5 बॉन्ड अपना तोड़ के यहाँ लेके चले जाएगा और उस समय यहाँ पर ये क्या बन जाएगा बताइए? इलेक्ट्रोफाइल। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सी? बोलिए, क्यों है? कार्बन समझ में आया? अच्छा बताइए, ये कौन है अभी जो मैंने लिखा है यहाँ पे? एल्डिहाइड है या कीटोन है? बोलिए बेटा। तो क्या इसके अकॉर्डिंग जरा बताइए, कीटोन भी क्या इलेक्ट्रोफिलिक साइट रखता है या नहीं रखता है बेटा? अरे हाँ या ना? इनफैक्ट जिसके पास सी डबल बॉन्ड वो सब रख सकता है, हाँ या ना? अच्छा बताइए, यहाँ पे कौन है? एसिड हैलाइड है क्या बेटा? ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर ये एस्टर होने वाला है यहाँ पर? अरे हाँ या ना? क्या जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर मैं यहाँ पर NH2 लिख दूं तो यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है नहीं है? क्या समझ में आई बात? ये तो बताइए, पोलर 5 बॉन्ड में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे जनरली कौन देगा अपने को? कार्बन। अब इसके अलावा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, जरा मुझे बताइए क्या सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव है या नहीं है? तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो 5 बॉन्ड तोड़ लेगा बेटा? अरे बोलो, मुझे बताइए कार्बन का सल्फर का इन सब में ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं? फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? कार्बन में क्या है? पोलर 5। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये 5 बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे। क्या समझ में आ गई बात ये? ठीक है, इसके अलावा देखिए कौन कौन से आते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ICL। अब बताइए मेरे को, ICL में Cl पे कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव। और I पे पार्शियल, तो क्या ये रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ले लेगा? जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, हाँ या ना? अरे बोलो यार। ठीक है, उसी तरीके से मान लो मैंने लिख दिया IBr, तो क्या इसमें भी हो सकता है? Br पे कौन सा पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल? क्या समझ में आ गई बात ये? इसे बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं फिर बोलिए? अच्छा, इसके पीछे का कारण एक और है, समझिए। क्या इनके पास 3 लोन पेयर होते हैं बेटा, हाँ या ना? अच्छा, क्या इनके पास भी लोन पेयर होते हैं बेटा, हाँ या ना? तो लोन पेयर में क्या होता है? रिपल्शन। क्या होता है बेटा? इनफैक्ट इसको छोड़िए, क्या अगर हम Br भी बॉन्ड बनाते हैं या Cl भी बॉन्ड बनाते तो इनके बीच में भी क्या होता है? लोन पेयर रिपल्शन है या नहीं बेटा? और बॉन्ड्स वीक है जिनके कारण ये भी इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। क्या बन जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या समझ में आ गई बात ये? बताइए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? बोलिए। लेकिन यहाँ पे लोन पे रिपल्शन कारण इनका बॉन्ड वीक है या स्ट्रांग है? जिनके कारण ये आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। क्या समझ में आ गई बात ये? अब बात आती है सर, क्लोरीन करेगा कि नहीं करेगा? F2 बताइए, क्या उसमें होगा कि नहीं होगा? होगा। उसमें तो और खतरनाक रिपल्शन होगा, साइज छोटा है, आपस में खतरनाक रिपल्शन होगा बेटा वहां पे। क्लोरीन भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, लेकिन क्लोरीन को हम रिएक्शन में जनरली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की जो रिएक्शन है उनको हम हैंडल नहीं कर पाते। वो बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं।
जब वो रिएक्शन करेंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज करेंगे, और उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी को जब रिलीज होती है तो हम अच्छे से उसको रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाते। इसीलिए फ्लोरीन की रिएक्शन आपको नाम काउंट करके एक दो दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। क्या बताइए, पहले समझ में आया? फिर से बताइए, ऑप्टिक कंप्लीट में सबसे पहले कौन आया? बोलिए। उसके बाद हेलोजन्स वाले आगे बेटा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, एक नाम लिख रहा हूं, HOCl। इसे बोलते हैं बेटा हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं, फिर से बोलिए, हाइपोक्लोरस एसिड। तो बताइए, कल को मैंने बोल दिया हाइपोहेलस एसिड, तो हाइपोहेलस में Cl की जगह कौन आ जाएगा? हेलोजन। कौन आ जाएगा? अब बताइए, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? बोलिए। इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, क्लोरीन होगा। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन और क्लोरीन में किसकी एन ज्यादा है? ऑक्सीजन। अब यहाँ पे लोन का रिपल्शन भी तो हो रहा है बेटा, अरे हाँ या ना? तो इसमें ये इस तरीके से टूट के निकलता है। तो बताइए, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ और न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? OH माइनस। क्या समझ में आ गई बात ये? अरे हाँ या ना? ध्यान देखिए, इसमें जनरली बच्चों को क्या लगता है? H प्लस, लेकिन ये H प्लस देने वाला नहीं है। उसी तरीके से एक और रिएजेंट है, ध्यान से देखिएगा, जिसे बेटा हम टिल्डन्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिर से बोलिए, टिल्डन्स रिएजेंट। जरा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, टिल्डन्स रिएजेंट में कौन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? बताइए, नाइट्रोजन। क्यों नाइट्रोजन बनेगा, समझ में आ रहा है? क्या इसके पास लोन पेयर है? क्या ऑक्सीजन की है नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, कम होती है? तो क्या इसमें पार्शियल प्लस आएगा? तो NO प्लस हो जाएगा और Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। क्या समझ में आ गई बात ये? अच्छा, ये एरो जो दिखा रहा हूँ, ये एरो कब आएगा? जब रिएक्शन होगी या ऐसे ही हो जाएगा? जब रिएक्शन होगी। तो बताइए, इलेक्ट्रोफाइल सबको समझ में आ रहा है? पहले वाली कैटेगरी में कौन सा लिखा मैंने? बोलिए। इसके बाद हेलोजन आ गया बेटा, उसके बाद स्पेशल नाम वाले रिएजेंट मैंने बता दिए। अब देखिए जरा ध्यान से, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3Cl। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या नहीं होगा? जरा ध्यान से देखिए, Cl पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या है? पार्शियल। तो ऐसे स्पीशीज जिनके पास लिविंग ग्रुप होते हैं, कौन से ग्रुप होते हैं? अब सुनिए, लिविंग ग्रुप क्या होता है, सुनिए ध्यान से। वैसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ध्यान सुनिए, वैसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाते हैं। अब एक बात बताइए, कोई न्यूक्लियोफाइल है, क्या उस न्यूक्लियोफाइल से पार्शियल पॉजिटिव का अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? अरे बोलिए। तो वो इससे बॉन्ड जब बना रहा होगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5। अभी कितने बॉन्ड है? अभी कितने हैं? बाद में कितने हो जाएंगे? तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल लेगा। तो इन्हें भी हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। क्या समझ में आ रही बात? ये लिख लीजिए, क्लोरीन वो आएगा ही। चलिए फटाफट लिखेंगे। क्या हुआ भाई, कैसे नहीं चल रहा? क्यों? जल्दी जल्दी को फटाफट। चलो नहीं ये किसी ने बंद करवा दिया, तुम में से ही कोई गया। चलो लिखो जल्दी लिखो, अरे बात से चिट हो जाएगा माल में। चलिए लिखिए, समझे? वेरी गुड।
हाँ भाई, बातचीत नहीं। थोड़ा सा जल्दी लिखो और बेटा थोड़ा सा साइड में चलना और थोड़ा सा साइड में बैठा रखा है। चलो सर, ऐसा लग रहा ऑटो बैठ। हाँ भाई, लिखिए सबने। क्या कर रहे हैं? चलो हटाओ भाई इसको। कुछ होमवर्क दिया था क्या? कितने क्वेश्चन दिए थे? कितने लोगों ने ट्राई किया? क्वेश्चन बन रहे हैं? चलो हटाओ इसको। हाँ भाई, लिख दिया क्या? यस। चलो नोट में लिखेंगे पॉइंट। क्या हुआ? तो ठीक है भाई, पीछे चलिए लिखेंगे जल्दी से। देखो बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ। Na प्लस का मतलब क्या हुआ? तो क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है? क्योंकि ये s ब्लॉक एलिमेंट है, ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में है बेटा ये। कौन से? इनर्ट गैस। मतलब अपना 10 एकदम ऑक्टेट कंप्लीटेड 2 एंड में उसको बोल रहे हैं कि भाई हम एक ही फॉर्म में रहना चाहते हैं, कोई माइनस वाला आ रहा है तो आने दो और हम अट्रैक्शन बनेंगे। बोल नहीं रहा कि हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, हम प्लस माइनस में क्या रखेंगे? अट्रैक्शन, और वहां से बॉन्ड बनाएंगे। तो ये आयोनिक बॉन्ड्स बनाना प्रेफर करते हैं। कौन सा बॉन्ड बेटा? और जो शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट। समझ में आ गई बात? चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इधर। Hg+2 हैवी मेटल्स को भी हम एज ए इलेक्ट्रोफाइल जैसा कंसीडर करते हैं। लिखेंगे Hg+2 कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन में जब आएगा तो पता चलेगा। कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। हाँ भाई, इधर देखिए लास्ट पॉइंट, बताइए क्या लिखा हुआ है? सब लोग पढ़िए। प्रोटोनेटेड अल्कोहल एंड प्रोटोनेटेड वाटर। एक बार बताइए, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? H+ रिएक्शन कर रहा है ना? प्रोटोनेशन का मतलब H+ रिएक्शन कर रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ अल्कोहल की,
अल्कोहल में H+ जोड़ोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? ऑक्सीजन। और अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन जाएगा बेटा? हाँ है ना? तो देखो ये अल्कोहल था, इसमें H+ जोड़ दिया तो इसे हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इसको मैं कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये भी इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम वाटर लिख देते हैं और इसमें प्रोटोनेशन कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करता है। अब समझो क्यों करता है और कैसे करता है। मुझे बताओ एसिड्स क्या होते हैं? H+ लेते हैं। अब ये इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? बेटा ये जैसे ही देखेगा ना किसी रिएजेंट को, आसानी से H+ दे देगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। तुमने अभी तक जितने एसिड पढ़े थे उन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यही है, क्योंकि जैसे ही ये H+ छोड़ेगा, बताइए ऑक्सीजन पे चार्ज रहेगा या खत्म हो जाएगा? क्योंकि H+ छोड़ने का मतलब दोनों बॉन्डेड तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? ऑक्सीजन पे। कहाँ चले गए? ऑक्सीजन। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? ऑक्सीजन पे। तभी तो H+ छोड़ रहा है। और H+ क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। अरे आगे बात समझ में आई है? उसी तरीके से क्या इसके पास भी हाइड्रोजन है ऐसा बेटा? तो ये दोनों आसानी से किसी भी न्यूक्लियोफाइल के संपर्क में जब भी आते हैं आसानी से रिएक्शन कर देते हैं, क्योंकि ये H+ छोड़ देता है। क्या समझ में आई बात ये? चलिए लिख लीजिए। न्यूक्लियोफाइल्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस लविंग। देखेंगे बेटा स्पीशीज which can donate electron to species which can donate electron to electron deficient species. Electron deficient species. Electron deficient species. लिखिए सब लोगों ने, ठीक। इसमें देखिए कौन कौन से टाइप होते हैं। फर्स्ट बेटा ध्यान से सुनो, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। देखिएगा सब लोग, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। अच्छा बताइए ये न्यूक्लियोफाइल क्यों बनेगा? बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। नेगेटिव चार्ज क्यों बना होगा बताइए? जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा, तो जब वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। इसीलिए कोई भी एनायन, ध्यान से सुनिए, एक बात दिमाग में फिक्स कर लीजिए, अगर किसी के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो वह न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर सकता है। किसके जैसा एक्ट कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? रिएक्शन इलेक्ट्रॉन फेस क्या होते हैं? वो भी तो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, बट वो किसको देते हैं? H+। ध्यान से देखिए, आज के बाद कभी भी आपको लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो हमेशा दिमाग में रखिएगा वो न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है और बेस भी। अच्छा बताइए दोनों बनने का मौका मिले तो क्या बनेगा? बेस। न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है, सल्फर को देता है, किसी और को दे सकता है, H+ को नहीं देगा। बेस को तब बन जाएगा वो जब अपना इलेक्ट्रॉन किसे देगा? H+ को। क्या समझ में आ गई बात? ये दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस अभी मैंने आपको सिखाया, ध्यान से सुनिए। किसी भी स्पीशीज पे ध्यान से एकदम लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा दो तरीके से काम कर सकता है। किस तरीके से? न्यूक्लियोफाइल और बेस। अगर उसने अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दिया तो उसमें क्या कहा जाएगा? और H+ को छोड़ के किसी को भी दिया तो क्या समझ में आई बात? ये तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव चार्ज स्पीशीज पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसमें H-, D-, E-, Cl-, Br-, I-, जितने भी I नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है वो सब आ सकते हैं। फटाफट लिख लीजिए इसको।
लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज कहीं भी दिखे तो या तो वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा या तो वो बेस बनेगा। दो बातें दिमाग में रखनी है अपने को, या तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा या तो बेस बनेगा। ठीक है, चलो इधर देखो सब लोग, इधर देखो, इधर कौन से चार्ज वाले मैंने दिखाया आपको और इधर कौन से है लोन पेयर। दोनों में डिफरेंस है, उसमें किसी और केस में खुद का इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। बताइए बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, नेगेटिव चार्ज वाला है लोन पेयर वाला? बोलिए बेटा, क्योंकि वो जो अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, हाँ या ना। अब आइए एक स्पेशल टाइप वाले में, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कौन से पाई, नॉन पोलर पाई किसमें होता है बेटा, सी डबल बॉन्ड सी में होता है क्या? अरे हाँ या ना, क्या सी ट्रिपल बॉन्ड सी में होता है क्या? अरे बोलो भाई, क्या बेंजीन में भी होता है क्या? अच्छा बताओ, बेंजीन में ध्यान से सुनो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा, कार्बन के ऊपर और कार्बन के नीचे। अरे हाँ या ना, पाई बॉन्ड कैसे होता है बताइए, पैरेलल पी ऑर्बिटल के ओवरलैप। पाई बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं या वीक होते हैं? दूसरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आसानी से यूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रोफाइल देखेगा अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर भी वैसा ही है बेटा। अच्छा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? एरोमेटिक नेचर। कौन सा? एरोमेटिक। रेजोनेंस में है, किसमें है बेटा? रेजोनेंस में। एक बात समझना, क्या इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नहीं है? इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नहीं है? अरे बोलो, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा है या दूसरे वाले में है? तुम्हें कैसे पता? ये लोन पे रेजोनेंस में तो कौन से इफेक्ट, रिलेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल को ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा? क्या समझ में आ गई बात ये? अरे हाँ या ना, अरे क्लियर हुआ बेटा? तो जो नॉन पोलर पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो किस कैटेगरी में आते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और पोलर पाई बॉन्ड किसमें है? बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए बेटा, क्या सिर्फ एनायन कहीं मिलेंगे आपको? आप कहीं जाइएगा खरीदने के लिए ना, एनायन कहीं नहीं मिलेंगे। एनायन के साथ हमेशा कौन होगा? कैटायन। और कैटायन के साथ हमेशा कौन होगा? एनायन। आयनिक बॉन्ड में रहेंगे ना बेटा, सिर्फ एनायन कभी आपको दिखने वाले। हाँ भाई, लिखिए कैसा होना है?
हाँ हो गया। चलो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक लिख दिया सबने। तो मुझे बताओ सब लोग फटाफट, न्यूक्लियोफाइल्स कैसे पहचानोगे? इलेक्ट्रोफाइल पहचानना थोड़ा मुश्किल है, बट न्यूक्लियोफाइल पहचानना आसान है। बताइए कैसे? नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और नॉन पोलर पाई। फिर से बोलिए कौन कौन से? नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, नॉन पोलर पाई। इलेक्ट्रोफाइल्स में पॉजिटिव चार्ज वाले, क्या सारे पॉजिटिव या कुछ वाले? कुछ ही वाले नहीं होंगे, बाकी सारे आ जाते हैं। क्या समझ में आई बात ये? उसके बाद दूसरी बात अगर मैं आपसे बोलूं तो दूसरे कौन होते हैं? लुईस एसिड। कौन होते हैं? तीसरा कार्बन फ्री रेडिकल होंगे बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन भी हो जाएंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट याद रखना दैट इज पोलर पाई बॉन्ड। कौन सा वर्ड? अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहले बताइए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, क्या ये ऑर्गेनिक है? क्या ये कार्बन है? क्या बगल में मेटल है? तो जब कभी कार्बन के साथ मेटल जुड़ जाए तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए। अब जरा ध्यान से देखिए, कार्बन और मेटल में बताइए ईएन किसका ज्यादा होता है? बोलिए कार्बन। कार्बन का ईएन, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो कार्बन की बहुत ज्यादा होती है बेटा मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? और कार्बन क्या है? नॉन मेटल। मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। बोलिए बेटा। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर कोई पूछे कि कार्बन मेटल का जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बॉन्ड है वो कोवेलेंट होता है या आयनिक होता है, आपको बोलना तो कोवेलेंट ही है, लेकिन हाई पोलैरिटी के साथ होता है। मतलब इसमें आयोनिक कैरेक्टर भी काफी ज्यादा होता है। क्या समझ में आ गई बात ये? ध्यान से सुनिए, कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड, मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड, यहाँ पर बताइए कैसा है? लेकिन कैसा कोवेलेंट है? तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में ना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, और इसके कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन जाके किसी को भी दे सकता है। इस तरीके से ये क्या बन सकता है? न्यूक्लियोफाइल। और अगर न्यूक्लियोफाइल बन सकता है तो क्या समझ में आ गई बात ये? फिर से समझिए, ये कौन सा रिएजेंट नाम बताइए? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको किस कैटेगरी में रखा है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिक के साथ मेटल। अगर बॉन्डेड तो ऑर्गेनोमेटेलिक बोल रहे हैं। एग्जांपल किसका लिया? इसमें कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड में हाई पोलैरिटी है, बट नेचर कैसा है? क्या समझ में आई बात ये? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम है? ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों बन सकता है? क्या समझ में आ गई बात ये? चलिए लास्ट इसमें लिख लेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स स्पेशल कैटेगरी के न्यूक्लियोफाइल्स हैं। लिखेंगे इसमें अब लिखेंगे, चलिए लिखेंगे इसमें ग्रुप्स which have two nucleophilic center. Groups which have two nucleophilic center. Groups which have two nucleophilic center. चलिए सब ध्यान से देखिए, ये कौन है? नाम पढ़िए सर।
सोडियम साइनाइड है बेटा, NaCN बोलते हैं बेटा। सोडियम यहाँ पे कौन सा बड़ा बना है, आयोनिक या कोवेलेंट? आयोनिक में Na पे कौन सा है, C पे माइनस है बेटा। माइनस का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, एक तो खुद का है, किसी और का लेकर बैठा है, तो क्या ये डोनेट कर सकता है कि नहीं, बोलो बेटा। क्या नाइट्रोजन का लोन फिर भी कर सकता है? तो वैसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या समझ में आया? अब एक बात बताओ जरा ध्यान से, क्या यहाँ पर अगर मैं NaNO2 का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, NaNO2 का स्ट्रक्चर बहुत सारे बच्चे गलत बना लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या सोडियम नाइट्राइट, इसका नाम क्या है फिर से बोलिए, ONO है, ध्यान रखिएगा, सोडियम नाइट्राइट। मुझे बताइए क्या ये न्यूक्लियोफाइल बन सकता है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। क्या है बेटा? लेकिन अब मुझे ये बताइए, क्या इसे हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी। क्या समझ में आई बात? ये देख लिया? अब ये सारी चीजें जो पढ़ी हैं हमने, ये ज्यादा बेहतर तरीके से तब समझ में आएगा जैसे जैसे इनके रिएक्शंस आएंगे। एक ओवरऑल आइडिया मिला है अपने को कि हैलोजेंस होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, पोलर पाई बॉन्ड होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना। न्यूक्लियोफाइल्स किसको किसको बोला आप लोगों ने, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पोलर पाई बॉन्ड या नॉन पोलर पाई बॉन्ड, और एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आइडिया है। अभी और भी न्यूक्लियोफाइल्स अपने को मिलेंगे आगे चल के, तो देख के समझ में आएगा। देखिए सब लोगों ने, तो बताइए मेरे को सब लोग, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी? टेंडेंसी ऑफ ए रिएजेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब भिखारी बना अलग लेवल का होना चाहिए। अरे समझ में आई बात? ये मतलब इलेक्ट्रॉन तो लेना चाहिए ना, लेकिन उसकी तड़प ऐसी है कि भाई बिना इलेक्ट्रॉन के वो मर जाएगा। क्या समझ में आई बात? ये तो बताइए फिर से, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन। तो बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? टेंडेंसी ऑफ ए रिएजेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या समझ में आई बात? ये चलिए हेडिंग नोट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। एक बात और बता दूं, ये सारे टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, स्पेशली जब हेलोरिन से स्टार्ट होंगे, क्योंकि बार बार काम आने वाला है ये, इसलिए स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी में एक लाइन लिखेंगे, टेंडेंसी ऑफ ए रिएजेंट, टेंडेंसी की बात करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, टेंडेंसी ऑफ ए रिएजेंट, टेंडेंसी ऑफ ए रिएजेंट to donate electron pair, tendency of a reagent to donate electron pair, tendency of a reagent to donate, tendency of a reagent to donate electron pair। अब एकदम अच्छे से समझिए, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन NSR में आएगा, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, NAR, इन 3 जगह आने वाला है। मतलब न्यूक्लियोफाइल्स के रिएक्शन आएंगे, सब लोग समझिए ध्यान से। अगर आप न्यूक्लियोफाइल सीख रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल से जुड़े हुए रिएक्शन सीख रहे हैं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ गई बात? और न्यूक्लियोफाइल अगर कोई बन सकता है तो वो क्या बन सकता है? बेस। और बेस वाले रिएक्शन देते हैं एलिमिनेशन। क्या देते हैं? तो न्यूक्लियोफाइल वाले में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियोफाइल ही एल्डोल वाली रिएक्शन समझाएगा। एल्डोल सुना है आप लोगों ने? तो ये सारे रिएक्शन उसी से रिलेटेड है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ
ये बेटा एक बात बताओ, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। हाँ बेटा, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर वाला कौन है? बेस पढ़े हो? बेस बेस क्या होता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन दे, किसको दे? H प्लस वहां है ना, बढ़िया बेस कौन? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी सेम हो जाएगी क्या? पता नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया है ना बेटा। अब इधर देखेंगे सब लोग ध्यान से। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, किधर से जाते हैं बेटा? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट समझ में आ रहा है बेटा? और सबके एनायन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं बेटा? एनायन। तो ध्यान से देखिएगा, एनायन की हम बात करें, मान लीजिए आपके सामने CH3 माइनस आ गया, NH2 माइनस आ गया, OH माइनस आ गया, F माइनस आ गया। पहले देखो एक बात तो और समझो, क्या माइनस कैसे आया होगा ये समझ में आ रहा है आप लोग? बताइए कैसे आओगे? बॉन्ड तोड़ के होमोलैटिक फ्यूजन या हेटेरोलैटिक? बोलो, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? कितने हैं? तोड़ के अपने पास रख लिया ना। नाइट्रोजन कितने बनाता है? तोड़ के रख लिया ना। ये बनना बहुत मुश्किल है। क्या समझ में आई बात ये? अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मुझे बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो बताइए क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी? क्यों बताइए? बोलिए। डोनेटिंग टेंडेंसी क्यों कम होगी? अपने पास रखना चाहिए ना। ध्यान से सुनिए, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास होल्ड करेगा या डोनेट करेगा? और EN वाला फैक्टर कब लगाते हैं? जब सेम पीरियड का रहते हैं या डिफरेंट पीरियड? ये सेम पीरियड क्या है बेटा? तो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल इनमें कौन हो जाएगा बताइए? क्या समझ में आ गई बात? अरे हाँ या ना? अच्छा, सबसे बढ़िया बेस कौन होगा? माइनस। अरे बोलो यार, क्या क्लियर है बेटा? चलिए दूसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे। दूसरा पॉइंट, और टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है इंक्रीजेस विद साइज। मैंने अभी ऐसा लिखा है, बस छोड़ दो उसको जो लिखा है। बस तुम मेरे को ये बताओ, सबसे बढ़िया बेस कौन होगा? बेस बताइए कैसे चेक करते थे यार कीजिए? डोनर एटम। पहले क्या चेक करते थे? सबसे बढ़िया डोनर एटम कौन होता है? जिसका साइज छोटा है। सबसे बढ़िया बेस कौन होगा? लेकिन मैंने जो पॉइंट्स लिखा है टॉप टू डाउन, ये कौन से ग्रेड का बेटा? सेकंड। नीचे जाओगे थर्ड, फिर क्या मिलेगा? फोर्थ, फिर क्या मिलेगा? तो बेटा बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस विद क्या लिखा है? साइज। तो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल ये हो गया ना बेटा? ये तो लग नहीं रहा कि होना चाहिए। अरे हाँ या ना? क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि सर बताइए इसका चार्ज तो डिस्पर्स हो जाएगा। अरे चार्ज क्या हो जाएगा? अब पढ़िए पूरा। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सुना है सॉल्वेंट? सॉल्वेंट कितने टाइप के? कौन से? पोलर और पोलर और पोलर दो टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर। तुम्हें याद है? मुझे बताओ, पोलर प्रोटिक किसको घेरेगा? कैटायन को या आयन को या दोनों को? दोनों को घेर लेगा। तुम बताओ सबसे ज्यादा किसको घेरने वाला है? क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी इसको घेर लेगा, तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉन को स्टेबल कर देगा ना बेटा? बोलेगा तुम यहीं पर रहो, तुम्हें अटैक करने की जरूरत नहीं है। और सबसे कम किसको घेरेगा? क्या आप समझ में आया लॉजिक? अरे हाँ या ना? बताइए पीपीएस में बताइए सबसे ज्यादा किसको घेरा जाएगा? जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है या जिसकी चार्ज डेंसिटी कम है? जिसकी चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन या आयोडीन की? छोटे पे माइनस, बड़े पे माइनस, इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ना बेटा? चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो पानी इसको ज्यादा घेरेगा, ज्यादा घेरेगा तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, इसकी अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? जबकि इसमें चार्ज डेंसिटी क्या है? बोलो, एज कंपेयर टू। तो इसको पानी घेरेगा या कम घेरेगा? कम घेरेगा तो उसका साइज उतना बड़ा होने वाला नहीं है, इसलिए ये बढ़िया डोनर होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, कुछ दिया है तो ठीक, और नहीं दिया है तो ये मान लीजिए पीपीएस। अब आइए एक और F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। यहाँ पे हमने किसने पढ़ लिया? पीपीएस। पीपीएस का मतलब? पीएस का नाम सुने हो? क्या होता है? बोलो ना यार। पोलर एयर प्रोटीन सॉल्वेंट सिर्फ कैटायन को घेरता है या सिर्फ एनायन को घेरता है या दोनों को घेरता है? सिर्फ
मतलब ये जब पोलर इलेक्ट्रोनिक सॉल्वेंट में जाएंगे तो ये बोलेंगे तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अरे हाँ या ना? तुम अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं, हाँ या ना? अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें, एफ में या आई में? बोलेगा हम अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर सकते हैं, हाँ या ना? बताओ उल्टा ऑर्डर क्यों आ गया? सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट घेर लेगा, उसको बर्बाद कर देगा, बढ़िया आवाज हो जाएगा। इसमें सॉल्वेंट घेर रहा है या नहीं घेर रहा है? मतलब पोलर इलेक्ट्रोनिक सॉल्वेंट का एनायन से कोई लेना देना नहीं है। और समझ में आया बेटा? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट। कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पहले बताइए, क्लियर हो गया बेटा? चलिए दोनों लिखिए। इसका भी टेक्निक वही है, बताइए तो एक मिनट सुनो इधर। न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे पहले क्या देखेंगे? डोनर एटम का साइज। साइज बड़ा होगा इस बार तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा या कम? ज्यादा। अरे हाँ या ना? कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे? तो बताइए सबसे जिसका साइज बड़ा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा या कम? क्योंकि ज्यादा छोटे वाले को तो घेर लेगा ना बेटा। अगर सिमिलर साइज है तो क्या चेक कर लेंगे? ये है, क्योंकि सिमिलर साइज वाले में घेरने से कोई मतलब नहीं है, चार्ज सेम होती है। यहाँ पे लिख लीजिए सब लोग। बाय डिफॉल्ट वी विल कंसीडर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कुछ नहीं दिया तो हमेशा क्या कंसीडर करना है? PPS। तो अब बताइए OH माइनस SH माइनस में किसका अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा? ये बताइए NH3 और PS3 में बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? हाँ भाई बता दो जरा, दोनों में बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन? एकदम अच्छे से समझो पहले, OH माइनस या SH माइनस? क्यों? सल्फर का साइज बड़ा होने से क्या फायदा है? सॉल्वेशन इसका कम होगा, इसका सॉल्वेशन बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा कौन? OH माइनस या SH माइनस? OH माइनस। साइज छोटा तो S से बढ़िया कौन बनाएगा ना बेटा? तो अप टू डाउन न्यूक्लियोफिलिसिटी का उल्टा हो जाता है बेसिक स्ट्रेंथ। क्या समझ में आ गई बात? ये अब इधर देखिए, इधर डोनर कौन है? नाइट्रोजन। इधर कौन है? फास्फोरस। कौन देगा? बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा? By default, we will consider PPS. अच्छा, जीओसी के कितने बच्चे ऐसे हैं जितना अभी तक मैंने क्वेश्चन दिया है मोर देन 50% तो ट्राई कर लिया? हाथ उठाइए इधर, हाथ अच्छे से उठाओ। क्वेश्चन बन रहे हैं और एक बार में कंप्लीट हो जाएंगे 15-20 क्वेश्चन में, बच्चे भी ज्यादा और है मॉड्यूल में थोड़ा बहुत है ना, तो थोड़ा बहुत वाला आज कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, बाकी कल से फिर ELP स्टार्ट करते हैं 5-5 क्वेश्चन, है ना? ELP मिल चुका है क्या? ठीक, हटाऊंगा इसको।
चलिए नेक्स्ट लिखेंगे क्या बेटा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एनायन को नहीं घेरता। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एनायन को नहीं घेरता, ब्रैकेट में वही लिखा हुआ है इधर, याद करवाया पीपीएस एनायन को घेरता है ना बेटा। चलिए सी बोर्ड में लिखेंगे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज negative charge species are more nucleophilic than neutral. Negative charge species are more nucleophilic than neutral. ये तो बहुत ही सस्ता पॉइंट लिखा है, देख सकते हो। बताओ मेरे को इधर डोनर कौन है? बोलो सब बोलो यार बेटा, सब बोलो वंस बोल बेटा। इधर कौन है बेटा? ऑक्सीजन, दोनों साइड ऑक्सीजन है। अब मुझे बताओ ये अपना लोन पे डोनेट करना चाहेगा, ये जिससे किसी से लिया वो पहले डोनेट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज वाले की डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी? नेक्स्ट वन लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल्स having higher number of nucleophiles having higher number of nucleophilic site, nucleophiles having higher number of nucleophilic site are more nucleophilic, nucleophiles having higher number of nucleophilic site are more nucleophilic। क्या मतलब है, पढ़ के समझो एक बार। चलो बताओ इधर इस पॉइंट को पढ़ के बताओ, इन दोनों में ज्यादा बढ़िया अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? क्यों होगा? दो साइड। क्या समझ में आई बात? ये एक का सॉल्वेशन हो भी जाएगा तो दूसरा वाला डोनेट करने के लिए तैयार रहेगा बेटा। चलिए एक और देखिए सब लोग ध्यान से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यही न्यूक्लियोफाइल बनता है आगे चल के। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का नाम सुना है आप लोगों ने? चलिए ध्यान से देखिए, मुझे बताइए इन दोनों में ये डोनर क्यों होगा? दो साइड, बट इन दोनों में ये क्यों होगा? चलिए लास्ट पॉइंट लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। लास्ट पॉइंट न्यूक्लियोफिलिसिटी is sensitive to steric crowding. Nucleophilicity is sensitive to steric crowding. Steric हिंट सुना है ना हम लोगों ने? वही crowding, steric crowding, crowding, भीड़ भाड़। चलिए इधर देखिए, इधर सबको ध्यान से सुनिए, एकदम अच्छे से समझिए ये पॉइंट। यही पॉइंट जो है बेस को न्यूक्लियोफाइल को बिल्कुल अलग करता है। ध्यान से देखिए, मान लो बेटा इधर सुनो सब लोग ध्यान से, ये है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल किस पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? H+ को या किसी और को? किसी और जो होता है ऑर्गेनिक में मेनली कौन होता है? कार्बन। मान लो इस पे कार्बोकेटाइन है,
ध्यान से सुनो, कार्बन से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? बोलो। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आएगा तो क्या इससे जुड़े हुए, इससे जुड़े हुए, इससे जुड़े हुए जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा, क्या उनसे उसका रिपल्शन होगा या नहीं होगा? जबकि H प्लस के साथ ऐसा कुछ बोला, हमको पूरा खाली है, कुछ नहीं है मेरे पास। क्या समझ में आ गई बात ये? तो मुझे बताइए, ये न्यूक्लियोफाइल बल्कि होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? छोटा होगा तो बहुत बढ़िया से रोटेट करेगा बेटा। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखिएगा इसको और समझिएगा, CH3O माइनस, CH3, CH2O माइनस, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। सब में जरा ध्यान से देखो, मैंने डोनर एटम सेम कर रखा है ताकि तुम ये ना दिक्कत कर सको कि सर इसमें सॉल्वेशन किसका किसका ज्यादा होगा। इसमें डोनर एटम कौन है? इसमें कौन है? इसमें कौन है? सब में ऑक्सीजन है बेटा। अब आप मुझे बताइए, सॉल्वेशन सबका सेम होगा बेटा, क्योंकि सब में डोनर कौन है? ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताइए, इनमें से सबसे आसानी से इस कार्बन पे पहुंचने वाला कौन होगा? ये वाला। क्यों होगा बताइए? साइज छोटा है तो बाकी से रिपल्शन होने वाला नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा बेस कौन होगा जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? मुझे बताइए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे होगा? क्यों? क्योंकि इस पर प्लस आई लग रहा होगा बेटा। प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? बट फिर भी बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बताइए? ये। क्यों होगा समझ में आया? क्योंकि जब वो कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देने जाएगा तो उस कार्बन से जुड़े हुए जो होंगे उनसे रिपेल कर सकता है, और रिपल्शन होगा तो उस कार्बन तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई? कम। वो पॉइंट पढ़िएगा जो लिखा है। क्या समझ में आ गई बात ये? और ये सबसे ज्यादा जो काम आने वाला है वो काम आने वाला है दिस रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में काम आएगा। ठीक है, अच्छे से लिखना है। SN2, S और 2 पैरेलल होते हैं, N नीचे होता है। अब सबने लिख दिया। चलिए पहले एक बार फटाफट इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से बढ़िए एक बार। जब भी बॉन्ड बनते हैं बेटा, दो बॉन्डिंग बनती है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो जो वो एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी कम होती है वो इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है। MOT में पढ़ लो। पढ़ा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग ग्रुप। ये लास्ट है, इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे कार्बोकेन रीअरेंजमेंट, देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हाइड्रोकार्बन का एल्कीन रिएक्शन। चलिए इधर देखेंगे सब लोग ध्यान से, इधर सुनिए बेटा। नाम से क्या लग रहा है जो छोड़ के? इसमें कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, सबके अपने अलग अलग दुख है। ठीक है, चलिए इसे हम, मेरे को दुख नहीं है क्योंकि मैं इसे भगोड़ा बोलता हूँ। समझ में आई बात? तो सुनिए ध्यान से, ध्यान सुनिए। लिविंग ग्रुप का मतलब ये हुआ
वैसे स्पीशीज जो अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाए, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके इस टॉपिक में बहुत मजे ले रहा था मैं, अच्छे से सुन लो, चलो ध्यान से, चलिए ध्यान से देखिए सब लोग। ये कार्बन टेट्राहेड्रल है बेटा, ध्यान से देखो, ये कार्बन क्या है, मान लीजिए इससे कोई जी नाम से जी क्या या मैं एक्स नाम से कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का, और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, एक्स का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक्स में लिख दिया मैंने, बहुत दिक्कत है भाई, केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत दिक्कत है, सोच समझ के लिखना पड़ेगा। खैर छोड़िए, अच्छी बात है, थोड़ा सा नंबर को वक्त डलेगा तो बढ़िया लगेगा। देखिए ध्यान से, तो मान लीजिए ये अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया। अब बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इसका इलेक्ट्रॉन था, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, तो जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा तो इस पे कौन सा चार्ज, और कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव जो बनेगा ये sp2 बनेगा बेटा, तो जरा देखिए, जो स्पीशीज अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, क्या समझ में आ गई बात ये? अब आगे देखो, चलिए ठीक है, थोड़ा समझते रहना बेटा, भावनाओं में ना टॉपिक खराब मत कर लेना, है ना, तो सच में दिक्कत हो जाएगी, तुम यहाँ से भाग जाओगे। चलो देखो ध्यान से, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि लिविंग ग्रुप वापस है, अच्छा है। चलो देखो ध्यान से, अगर इसमें जो एनायन है बेटा, एनायन का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन को डोनेट करेगा तो रिएक्शन क्या बैकवर्ड हो जाएगी, ये बेटा। अब आप मुझे बताइए, ये जो भी एक्स है ये अच्छा लिविंग ग्रुप कब होगा, अरे बोलो भाई, जब ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल, अगर ये स्टेबल होगा तो ये हमेशा फॉरवर्ड है, अब ठीक है, अब ठीक है, हमें ऐसे सही लगेगा। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान, अरे देखो पढ़ लिया भाई हम लोग, चलो ठीक है, देखो देखो अरे लिखो जल्दी से, अरे जल्दी लिख, हंसते हंसते आंसू आ गया फिर, इतनी एनर्जी तुम लोग अगर हमेशा दिखा तो अच्छा लगेगा भाई। चलो फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, आप कुछ फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, देखो ध्यान समझते हैं, है ना, इधर देखो, इधर देखो बेटा, Z देखो अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, तो Z पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल हुआ तो क्या ये दोबारा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा या फॉरवर्ड होगा, बताइए। Z अच्छा लिविंग ग्रुप कब होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड, फॉरवर्ड होने के लिए इसे भी स्टेबल होना पड़ेगा और इसे भी स्टेबल होना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आपने कैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ रखी है, क्या आपने एनायन की स्टेबिलिटी पढ़ रखी है, तो आप मुझे ये बताइए, अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो क्या इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी या ज्यादा होगी, अच्छा, जिसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम होती है वो बढ़िया बेस होगा या घटिया बेस होता है, बोलिए। मतलब इस स्पीशीज को बेस कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, खराब होना चाहिए, मतलब वीक बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि वीक बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि वीक बेस की डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होती है, क्या समझ में आई बात ये? तो आप मुझे बताइए, F माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप होगा या I माइनस अच्छा होगा, I, क्योंकि F तो बढ़िया बेस बनाता है ना बेटा, 1 से बॉन्ड बनाता है, याद आ रहा है क्या? तो ध्यान से सुनिए, इसकी लिविंग टेंडेंसी Z तो डिसाइड कर ही रहा है, उसके साथ बनने वाला कार्बोनेट भी डिसाइड कर रहा है, समझ में आ गई बात ये? तो फटाफट ये लिख लिया, तो फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, species which eliminate with
bonded pair of electron, species which eliminate with bonded pair of electron, with bonded pair of electron. नेक्स्ट लिखेंगे from above reaction it is clear that from above reaction it is clear that higher the stability of cation, higher the stability of cation, higher the stability of cation and anion, better the leaving group. Higher the stability of cation and anion, better the leaving group. Higher the stability of cation and anion, better the leaving group. Better the leaving group. अब आप मुझे बताइए कि जो एनाइन बन रहा है वो वीक बेस होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तभी वो कार्बन पे अटैक नहीं करेगा। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। लिखेंगे एक लाइन, वीकर द बेस ब्रैकेट में लिखेंगे एनाइन फॉर्म, वीकर द बेस ब्रैकेट में लिख लीजिए एनाइन फॉर्म, वीकर द बेस better the living group, weaker the base better the living group, weaker the base better the living group। समझ में आ गई बात ये? चलो आप सब लोग ध्यान से समझो। पहले बताओ लिविंग ग्रुप समझ में आया क्या? रिएक्शन के टाइम पर जो अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं, ध्यान से देखो। हमें पढ़ना क्या क्या है ये समझो। हाइड्रोकार्बन में लिविंग ग्रुप में मिलेंगे, स्टार्ट होंगे हेलोल्केन से। पहला चैप्टर बताओ क्या है, लास्ट 12th का हेलोल्केन। वाला हेलोल्केन समझ में आता है, एल्काइल हैलाइड, तो हैलाइड के बारे में पढ़ना है। फिर कौन आता है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। तो उसमें OH OH ग्रुप आ गया ना बेटा, OH और OR, उसके बारे में पढ़ना। आगे बढ़ो, इसमें नहीं होता है, एसिड के डेरिवेटिव्स में लिविंग ग्रुप होते हैं। तो मैं सारे बता रहा हूं, ध्यान समझो। ये अगर कार्बन से जुड़ा है तो फ्लोराइड हो जाएगा बेटा। एल्काइल हैलाइड में एकमात्र ऐसा एल्काइल हैलाइड जो बहुत ही घटिया लिविंग ग्रुप होता है। क्यों होता होगा सोच के देखो। जब ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो F पर कौन सा चार्ज, बोलो, सेकंड पीरियड पे नेगेटिव चार्ज। चार्ज से ज्यादा या कम, तो H+ से रिएक्शन फास्ट करेगा या स्लो करेगा, फास्ट। तो बताइए मेरे को जरा ध्यान से, क्या OH जब ये लिविंग ग्रुप बनेगा तो OH पे कौन सा चार्ज आएगा, बोलो यार। तो ये बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा या घटिया लिविंग ग्रुप होगा, सोच के देखो। OH में कौन सा चार्ज, बढ़िया बेस हो गया ना बेटा। अरे चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। अच्छा बताइए, अगर मैं OR की बात करूं, ये भी क्या हो जाएगा, O पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। यहाँ पर अगर देखिए NH2 इन सबसे खतरनाक, क्योंकि नाइट्रोजन पे जब नेगेटिव आएगा तो इसकी EN सबसे कम है, EN कम तो डोनेटिंग टेंडेंसी। तो बताइए ये कैसे लिविंग ग्रुप होंगे, OR। क्यों फोर लिविंग ग्रुप होंगे, एक्सप्लेन करो मेरे को, समझ पड़ेगा। सब लोग आराम से पहले बताओ, लिविंग ग्रुप कौन होते हैं, जो अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके चले गए। तो मान लीजिए जब ये जाएगा तो F पर कौन सा चार्ज, O पर नाइट्रोजन पे। ये सब सेकंड पीरियड एलिमेंट है। सेकंड पीरियड छोटे होते हैं बड़े होते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया ना बेटा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है कम, तो डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो बढ़िया बेस में या घटिया बेस में, जितना अच्छा बेस होगा लिविंग ग्रुप उतना ही घटिया, क्योंकि यही तो लिखा है, बेटर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। क्या समझ में आ गई बात? अब बताइए ये फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए, एल्काइल क्लोराइड। ये कौन हो गया, अल्कोहल। इधर देखो, इधर ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये आसानी से जाने वाले नहीं है, इनको भगाना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से जिस तरह से तुम्हारे घर में कभी कभी कोई गेस्ट आ जाता है, कभी कभी तो आते हैं ना, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनके आने से अच्छा लगता है कुछ दिनों के लिए, और कभी कभी किसी गाने से बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो, जैसे स्पेशली मामा लोगों को काफी ज्यादा पसंद है, वो आते हैं तो घर जाते हैं तो पैसा से देके जाते हैं, और बढ़िया भी लगता है। कभी कभी कुछ ऐसे भी आ जाते हैं क्लास में जिनको अपन जाते नहीं है, बस वो आ गए तो अपन 1 2 दिन 3 दिन थोड़ा सा झेल लेते हैं, चौथा दिन लगता है कैसे जाए,
तो वो पुअर लिविंग ग्रुप सब है, वो पुअर। ये पुअर लिविंग ग्रुप में कौन कौन से नाम आएंगे? क्लोरीन, OH, OR, NH2। मतलब ये सब आसानी से जाने वाले, तो उनको गुड में कन्वर्ट करना है तो पुअर, लेकिन बनाना अच्छा है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे फोन करेंगे, बोलेंगे भाई अरे आपको पता है घर से वो कॉल आया था, आपको पता नहीं है, बहुत जरूरी काम है, आपको जाना है वहाँ पर। और उससे भी सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि उनका कपड़ा वपड़ा खरीद के लाके दे, तो बोले कि आपको कल जा रही कैसे वाली बात है। ठीक उसी तरीके से इनको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। इसको नहीं कर सकते, बाकी सबको कर सकते हैं। तो हम गुड लिविंग ग्रुप को कन्वर्ट करने का टेक्निक रिएक्शन के टाइम पे सीखेंगे, बट कुछ मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अल्कोहल की। ये ध्यान से देखिए, ये कौन है बेटा? अल्कोहल। अल्कोहल में मिला देते हैं एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम बताइए? जैसे ही ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ को देखा तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? ये कौन दे रहा है बताओ? एसिड को दे रहा है, तो इसे हमने लिख दिया है एसिडिक मीडियम दे दिया। कौन सा मीडियम दिया बताइए? ध्यान से देखिए फिर से, क्या हमने ये एसिडिक मीडियम से H+ मिलेगा बेटा? ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ को देखा नहीं, खटाक से अटैक कर देगा बेटा। कौन सी रिएक्शन हो रही है? लोन पेयर ने अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दिया, ये बेस बनाइए न्यूक्लियोफाइल, क्या बना? तो जरा ध्यान से देखिए कैसे बना। ऑक्सीजन था, यहाँ पर अब कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्या जब ये H+ छोड़ेगा तो रिएक्शन इधर चली जाएगी बेटा? लेकिन जरा ध्यान से देखिए, अब ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा आसानी से और न्यूट्रल के फॉर्म में जाएगा। क्या लेके जाएगा बताइए? न्यूट्रल। क्या बताइए, गुड लिविंग ग्रुप है या पुअर लिविंग ग्रुप? OH इज गुड लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप। ये बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? OH माइनस, नेगेटिव चार्ज। और ये बाहर जाएगा न्यूट्रल, H2O, वाटर। वाटर जो है बहुत अच्छा बेस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्रोनर एटम है और वो अपना लोन पेयर किसी को आसानी से देने वाला नहीं है। क्या समझ में आई बात ये? तो बताइए, कल को अगर मुझे अल्कोहल को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना रहे तो मैं क्या फेंकूंगा? एसिडिक मीडियम फेंकने से क्या रिएक्शन होगी? ये अल्कोहल है तो इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलते हैं? तो बताइए, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप? क्या समझ में आ गई बात ये? और सेम इसी मैकेनिज्म से हम इसको भी बना सकते हैं। बताइए, अगर हम इसमें H+ फेंकेंगे तो क्या बन के बाहर जाएगा? ROH। अब H पकड़ लेगा ना, इसने H पकड़ा तो क्या बना? H2O। ये H पकड़ेगा तो ROH। समझ में आया क्या? ये H पकड़ा तो NH3 बन के बाहर चला जाएगा। क्या समझ में आई बात ये? तो बताइए, अल्कोहल को हम कैसे बाहर करते बताइए? H+ मिला के। अब अगर मुझे RNH2 मिलाना है, ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या क्या बाहर करना है बेटा? RNH2। अगर आप NH2 को अगर हम H+ देंगे तो क्या मिलेगा? क्या बन के भर जाएगा? अमोनिया भी एक अच्छा बेस। अमोनिया की EN क्या होती है? नाइट्रोजन की बोलो किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन। वो भी बढ़िया बेस है। और जो अच्छे बेस होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं, वीकर बेस गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो अमोनिया को हम कभी भी H+ देके बाहर करने वाले नहीं है। अब देखो ध्यान से इसको कैसे बाहर कर रहे हैं। अगर मुझे NH2 को, अमाइन को बाहर करना है तो मुझे एक मिक्सचर लेना होता है, NaNO2 प्लस HX। क्या लेना पड़ता है फिर बोलिए? Na पे कौन सा चार्ज है? प्लस, और इधर माइनस किस पे है? ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे नहीं है। किस पे है? ऑक्सीजन। अभी NaNO2 का स्ट्रक्चर बनाया था ना मैंने, NaONO, हाँ या ना? और H+ क्या है? HX क्या है? एसिड है या नहीं है? ये एसिड देगा, तो या तो ये ले लो या तो HNO2 ले लो। ध्यान से देखो, ध्यान से। माइनस ने H को खाया तो क्या बन गया? HNO2। फिर से बोलो, नेगेटिव चार्ज क्या न्यूक्लियोफाइल है? H को खाया तो क्या बन गया? HNO2। और किसी तरीके से रिएक्शन कर करके पता है ऐसा बन जाता है। अब ये कैसे बनता है ये तो रिएक्शन के टाइम सिखाऊंगा। ऐसा बन जाता है। अब बताओ, जब ये बाहर जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके तो क्या बन के जा रहा है? N2, नाइट्रोजन गैस। और एंट्रोपी भी सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे गैस बनेगा फटाक से ऊपर बाहर, जैसे ऊपर जाएगा रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? फॉरवर्ड। क्या समझ में आ गई बात ये? फिर से बताइए, कोई चीज गुड लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग? बोलो बोलो बोलो। NH2 इज गुड और पुअर। इसको गुड में कन्वर्ट करने के लिए मैं आज के बाद कभी भी पूछूं ना, तुम्हें बोलना सर या तो HNO2 मिला दो। क्या मिला दो? इसे बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं फिर से बोलिए? और नाइट्रस एसिड आसानी से मिलने वाला है नहीं, तो इसीलिए हम लोग देखो इसको लेकर रिएक्शन कराते हैं। ये मिलता नहीं है ना, तो हम अलग अलग जगह से दो चीज लेते हैं। फिर से बताइए क्या नाम है इसका? और HX, ताकि आपस में मिलके क्या बना दे? और इससे किसी तरीके से ये बाहर चला जाएगा और N2 के फॉर्म में निकल जाएगा।
अब कैसे होगा ये तो आगे सीखेंगे, लेकिन आज तुम्हें याद रखना है ये। मैं कल भी पूछूंगा तुमसे बेटा NH2 गुड लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग, तुम क्या बोलोगे? कैसे बाहर करते हैं? तो आप बोलोगे सर हमें या तो ये। माइंड का 50% रिएक्शन ये खत्म कर देगा रिएक्शन। मैं सिखाऊंगा ये मैकेनिज्म कैसे जाएगा, लेकिन अभी तो सिखाया सिर्फ रट्टा मारने के लिए। लिविंग ग्रुप क्या होता है ये बताइए। मैं तुमसे गुड लिविंग ग्रुप पूछ ही नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ सबसे घटिया कौन कौन है, बस ये बता दो। बस खाली पूरा पूछ रहा हूँ। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या हो गए अच्छे, जो मिलेंगे बाकी सब अच्छे होने वाले हैं, ये सब घटिया है। अच्छा हाइड्रोजन का भी लिविंग ग्रुप बन सकता है क्या? नहीं, हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो H पर तो छोटे पागल हो जाएगा। समझ में आने बात ये, वो हो ही नहीं सकता कभी लिविंग ग्रुप। क्या समझ में आई बात ये? होगा तो एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में होगा, कैनी ज़ीरो रिएक्शन। सुना है क्या? चलिए फटाफट लिखिए। एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। तो बोलो यार सही है। इधर सुनो जो मैं पूछ रहा हूँ एकदम अच्छे सुनो। मैंने 5 एनायन दे दिया और बोला सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है, बता दोगे? यस सर। कैसे एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लोगे? क्या एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाइए कभी? कहाँ बढ़ाइए? जीओसी में। याद है क्या? कर लेना भाई कॉन्सेप्ट, ठीक है। हर जगह एनायन कैटायन आने वाला है। किसी ने एनसीईआरटी पढ़ा के जो टिक करके भेजा था? हाँ तो प्लीज सब समझ में आ गया? यस। हाँ भाई देखिए कि सबने हाँ भाई लिखिए क्या करो मैं आपको कल यही बताना है। कोई पूछूंगा तो भाई OH कैसे गुड लिविंग ग्रुप बनेगा, तो आपको बोलना है H+ फेंक देना है सर। क्या फेंक देना है? H+ का मतलब एसिडिक मीडियम। तो कल को मैं पूछूं बेटा HCl फेंकने से काम चल जाएगा? चलेगा ना? यार ये एसिड है या नहीं है? H+ थोड़ी ना मार्केट में मिलेगा। तुम बोलोगे H+ दे दो, मार्केट बना देगा। तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? HCl। या बोलेगा तुम H2 सल्फर दे दो। H2 सल्फर का नाम बताओ। H+ देता है क्या? ये लेना पड़ेगा, एसिड लेना पड़ेगा अपने को जो H+ देते हैं। क्या समझ में आ गई बात ये? चलो हटाओ मैं इसको। चलो बेसिक्स खत्म हो गए अपने। अब हम हाइड्रोकार्बन को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के बीच में एक टॉपिक आएगा जिसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। हम वो पहले पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद वो चीज पढ़ेंगे। तो सुन लीजिए ध्यान से। रीअरेंजमेंट पर अगर आज तक पूरे मेडिकल में क्वेश्चंस निकालोगे ना, रीअरेंजमेंट के बेसिस पे 3-4 से ज्यादा नहीं आया होंगे, ठीक है। लेकिन जो स्टेट नियम की होता था, स्टेट नियम की, उसमें रिंग एक्सपेंशन भी पूछ लिया जाता था। एक रिंग एक्सपेंशन फेनोमेना है, वो भी पूछ लिया जाता था। नीट में AIPP में आज तक नहीं आया, ठीक है। हम लोग इसमें मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को क्वेश्चन करना है, तो बाहर मिल जाएगा, 2-4 पेज भेज दूंगा, आप कर लीजिएगा, तो अपना टाइम पास होगा। और कल का सबसे पहला रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है अपना
एल्कीन का। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले एल्कीन पढ़ेंगे, देन एल्केन पढ़ेंगे। एल्कीन एल्केन साथ में होता है। तो कल एकदम बढ़िया से सोच समझ के आइएगा, शांत करके दिमाग को रखिएगा। नहीं तो अगर पहला रिएक्शन समझ में नहीं आया तो एक भी रिएक्शन आगे समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, हेडिंग नोट करेंगे कार्बोनेट रिएजेंट। दो तीन पॉइंट लिख लो फटाफट। लिख जल्दी। कार्बोकेटायन रिएजेंट, जल्दी लिखो, हेडिंग नोट करो। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। अगले दिन हाँ भाई, जितने बचे हुए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 2 3 के बना लेना। ज्यादा मत तो चलो, 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। एक्सरसाइज 1 2 3 कल मॉड्यूल सब लोग लेकर आएंगे, डिस्कशन करेंगे अपन।